बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है एसिड बेस केमिस्ट्री उसकी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू से। एमसीक्यू नंबर 1 है हमारे पास, कहता है कि विच एसिड इज नॉट यूज्ड एज अ फूड और मिक्स्ड विद द फूड। कौन सा एसिड जो है ना एज अ फूड यूज नहीं किया जाता, मतलब कि कौन सा जो है ना एडिबल नहीं है, नॉन एडिबल है। तो टार्टेरिक एसिड कह रहा है, ये हमारे पास हमने इसके जो रिसोर्सेज पढ़े थे तो उसमें लिखा था कि ये टेमराइन में होता है जो कि एडिबल है। इसके अलावा जो सिट्रिक एसिड होता है वो सिट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है। नेक्स्ट एस्कॉर्बिक एसिड जो विटामिन सी होता है वो भी फ्रूट्स में या फिर वेजिटेबल्स में मौजूद होता है। तो मतलब क्या हुआ, ये सारे जो है ना एडिबल हैं। और जो डेल्टा ऑप्शन है फॉर्मिक एसिड, ये 8 स्ट्रिंग में होता है और ये हम एज अ फूड नहीं लेते। तो यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है कि वाइल बेकिंग विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजिंग द ब्रेड एंड मेकिंग इट सॉफ्ट। ब्रेड में जो है ना कौन सी गैस जो है उसको फुलाने के लिए इस्तेमाल होती है, मतलब जिम्मेदार होती है उसकी, जिससे जो है ना वो ब्रेड जो है फ्लफी हो जाता है। तो इसका आंसर होता है कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी वजह ये है कि जो हम बेकिंग में यीस्ट यूज करते हैं ना, यीस्ट एक ऑर्गेनिज्म होता है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक फंगस है। तो उसको जब यूज किया जाता है उसमें तो वो रेस्पायरेशन करती है, एनएरोबिक रेस्पायरेशन करती है और उसके नतीजे में जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है उन यीस्ट की वजह से वो उनके अंदर जो ब्रेड मतलब ब्रेड का मोल्ड होता है उसमें जो है ना वो ट्रैप हो जाती है। तो वो बबल्स की फॉर्म में जैसे वो ट्रैप होती है तो उसकी वजह से वो एक स्पेस क्रिएट हो जाती है उसमें, और इसी की वजह से जो है ना ब्रेड जो होता है वो फ्लफी हो जाता है। तो इसका आंसर यही है, बीटा ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड। थर्ड है, कहता है कि प्रेडिक्ट द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। मेटल का जब एसिड के साथ रिएक्शन होता है तो कौन सी जो है ना खास बात उसमें मौजूद होती है। मेटल्स आर डिजॉल्व, कहता है मेटल्स खत्म हो जाती हैं। हाँ, ये तो होता है कि जब एसिड का जो है ना मेटल के साथ रिएक्शन होता है तो हमारे पास साल्ट बन जाता है, यानी कि मेटल डिजॉल्व हो जाती है। मेटल्स आर कन्वर्टेड इनटू साल्ट्स, हाँ यही बात कि मेटल्स साल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ये बात भी दुरुस्त है। चार्ली ऑप्शन है, कहता है कि हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व, हाँ ये भी है। इसमें जो ऑक्साइड ऑफ क्या कहते हैं उसको, ऑक्साइड ऑफ द मेटल्स जो है ना यूज किए जाते हैं तो उसके नतीजे में हमारे पास हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। मतलब तीनों ऑप्शन ही ठीक है, तो डेल्टा ऑप्शन यानी कि सारे के सारे करेक्टरिस्टिक्स जो है ना वो सही हैं। फोर्थ एमसीक्यू है, कहता है कि हाउ मैनी हाइड्रोक्साइड आयंस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विल रिलीज इन वाटर। तो इसके लिए हम इसका रिएक्शन देख लेते हैं। जो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है वो होता है CaOH ट्वाइस। मतलब इसके पास हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है ना वो 2 होते हैं। तो जैसे ये टूटता है तो कैल्शियम और 2 हाइड्रोक्सल आयन में टूट जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है हमारे पास ये 2 हाइड्रोक्साइड आयन देगा जब ये वाटर में डिसॉल्व होगा। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन KOH एंड H3PO4, इनके दरमियान जो, क्योंकि ये बेस है और ये एसिड है, बेस और एसिड के दरमियान जो है ना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ KOH विल रिएक्ट विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ H3PO4। कह रहा है कि एक मॉलिक्यूल जो है ना H3PO4 जो है फास्फोरिक एसिड जो होता है हमारे पास, उसके साथ जो है ना रिएक्ट करने के लिए कितने KOH मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड होंगे। तो इसका अगर हम रिएक्शन देखें तो वो हमारे पास होता है कि KOH प्लस H3PO4 जब हम इसको रिएक्ट करवाते हैं, मैं इसका डायरेक्ट यहाँ पे रिएक्शन लिख रही हूँ कि आपने रिएक्टेंट्स में ये 2 लाजमी लिखने हैं। उसके साथ हमारे पास क्या बनेगा, K3, बिल्कुल इसी तरीके से, मतलब जो हाइड्रोजन की जगह पे ना ये आ जाता है, पोटाशियम आ जाता है, यानी कि पोटाशियम फास्फेट बन जाता है K3PO4 और साथ में H2O। तो अगर आप देखो इसमें तो राइट साइड पे 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 एटम्स ऑफ जो है ना पोटाशियम है और लेफ्ट साइड पे 1 ही है। तो इसके लिए हमें इसको बैलेंस करने के लिए ये क्या करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा। तो इसके साथ जो है ना हमारी इक्वेशन भी बैलेंस हो जाएगी और हमें
जो है ना अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ जो है ना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमें रिक्वायर्ड होंगे। तो इसका आंसर भी यही है, चार्ली ऑप्शन यानी कि 3। विच एसिड इज यूज इन प्रिपरेशन ऑफ सोप? साबुन बनाने के लिए जो है ना कौन सा एसिड यूज किया जाता है? ये एक इंफॉर्मेशन बेस्ड एमसीक्यू है। तो इसका आंसर है स्टेरिक एसिड। ये जो है ना हमारे पास फैटी एसिड्स होते हैं जो कि जिनका जो है ना ये रिएक्शन करने के बाद जो सॉलिडिफिकेशन रिएक्शन होता है उसके बाद जो है ना सोप बनता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कहता है कि विच कंपाउंड इज फॉर्म्ड व्हेन SO2 इज डिसॉल्व्ड इन वाटर? जब SO2 को जो है ना वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो कौन सा एसिड बनता है? तो इसका आंसर है सल्फोरस एसिड, जो कि बीटा ऑप्शन में है, H2SO3। ये जो है ना सल्फ्यूरिक एसिड होता है और ये सल्फोरस एसिड होता है। तो SO2 की वजह से जो है ना सल्फोरस एसिड बनता है और SO3 की वजह से सल्फ्यूरिक एसिड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन ऑक्सैलिक एसिड? ये भी इंफॉर्मेशन बेस्ड हो गया कि किस में जो है ना ऑक्सैलिक एसिड होता है, ये टोमेटो में होता है। इसकी वजह से जो है ना ऑक्सैलो एसीटेट की वजह से बाज़ औक़ात जो है ना किडनी में स्टोन्स भी हो जाती हैं, पथरी जिसको कहते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि जो टोमेटो है ना उसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें जो होता है ऑक्सैलिक एसिड होता है और इसी की वजह से जो है ना पथरी भी हो सकती है। Which compound in the following reaction is behaving as conjugate base? अगर इसमें से कौन सी जो है ना conjugate base है? तो मैंने आपको ये बात पहले बताई थी कि जो एसिड होता है वो अपनी conjugate base में कन्वर्ट होता है, और जो बेस होता है इस रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, जो बेस होता है वो अपने conjugate एसिड में कन्वर्ट होता है। तो इस रिएक्शन में जो है ना वाटर तो वैसे न्यूट्रल होता है, लेकिन इस रिएक्शन में ये एसिड है तो इस केस में जो है ना यहाँ पे ये बेस का काम कर रहा है, तो ये अपने कंजुगेट एसिड में कंजुगेट बेस में कन्वर्ट हुआ है। जो कि इसका मतलब ये होता है दरअसल कि रिएक्शन को जब हम वापस कराएंगे यानी कि रिवर्स डायरेक्शन में चलवाएंगे तो कौन सी चीज़ जो है ना इसको H+ आयन को एक्सेप्ट करेगी, तो वो यही होती है, क्योंकि इसने ये क्या करेगी, इससे H+ आयन को एक्सेप्ट करके जो है ना एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो है ये हमारे पास क्या है, कंजुगेट बेस है। और ये H3O जो है यानी कि हाइड्रोक्सोनियम आयन, ये हमारे पास कंजुगेट एसिड होगा, क्योंकि रिवर्स रिएक्शन में ये प्रोटॉन जो है ना उसको डोनेट करता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कहता है कि व्हेन अ केमिकल रिएक्शन इज कैरिड आउट विद द सब्सटेंस Z। कह रहा है एक केमिकल रिएक्शन जो है ना एक सब्सटेंस के साथ करवाया जाता है। मान लो कि उसको क्या कह रहा है कि Z है वो सब्सटेंस जिसके साथ रिएक्शन हो रहा है। अ गैस इज प्रोड्यूस्ड, एक गैस पैदा होती है विच टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, जो क्या करती है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देती है। तो इसकी निशानी को आपने याद रखना है, व्हाट इज द रिएक्शन। रेड से ब्लू में कन्वर्ट होना ये बेसिक जो सॉल्यूशन होता है ना उसकी निशानी है। तो मतलब क्या हुआ कि कौन सी ऐसी गैस पैदा होगी जो कि बेस होगी। तो देखते हैं इसके ऑप्शन कह रहा है कि रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद मेटल कार्बोनेट। जब मेटल कार्बोनेट के साथ जब रिएक्शन होता है तब क्या पैदा होते हैं, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा होती है जो कि एसिडिक इन नेचर है। तो इसका जो है ना ये उलट हो गया, यानी कि ये नहीं हो सकता। कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक होती है तो ये रेड को ब्लू में कन्वर्ट नहीं करेगी, बल्कि ब्लू को रेड में कन्वर्ट करेगी। नेक्स्ट है कि रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इसमें भी यही है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में वाटर बनता है। रिएक्शन ऑफ अल्कली विद एन एसिड, इस केस में क्या होता है जो है ना साल्ट बनता है और साथ में जो है H2O मॉलिक्यूल बनता है। तो इसमें भी ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ऐसी कोई गैस नहीं है जो कि बेसिक इन नेचर हो। डेल्टा ऑप्शन है कि रिएक्शन ऑफ एन एल्कली विद एमोनियम सॉल्ट। तो इसमें इसका जो रिएक्शन होता है उसके बदले में अमोनिया गैस बनती है, और अमोनिया गैस जो है ना हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस होती है। तो यही इसका आंसर है, जो कि क्या करेगी, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देगी। तो नेक्स्ट इसके शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है कि चूज आर्हीनियस एसिड्स अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स। इन कंपाउंड्स में से हमने आर्हीनियस एसिड के बारे में बताना है। तो आर्हीनियस ने एसिड्स की क्या डेफिनेशन की थी, उसने कहा था कि जब जो सब्सटेंसेस जब उनको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो वो H+ आयन जो है ना वो रिलीज करते हैं, तो वो जो है ना आर्हीनियस के एसिड्स कहलाते हैं। तो इस हवाले से जो हमारे पास है HF, ये भी ऐसा एसिड है जब उसको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो ये H+ आयन देता है।
इसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, इसके अलावा जो है ना हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड है। ये सारे तीनों क्या हैं, एसिड्स हैं। और बाकी जो NH4 है ये एसिड नहीं है, ये भी एसिड नहीं है, और ये तो वैसे न्यूट्रल होता है। तो इसका आंसर आपने किस तरीके से लिखना है, सबसे पहले तो जो है ना आर्सेनियस एसिड की डेफिनेशन लिख देनी है। नेक्स्ट जो है ना उसके मुताबिक, जो इसकी डेफिनेशन के मुताबिक तो आपने वो पॉइंट्स लिख देने हैं, वो जो हमारे पास इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो है ना उसमें फॉल कर रहे हैं, यानी कि वो आर्सेनियस के एसिड्स हैं। तो क्या हुआ, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और इसके अलावा हाइड्रोजन सल्फाइड होगा। यहाँ पे जो है ना थोड़ी सी मिस्टेक है, तो आपने इसको करेक्ट कर लेना है। हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ना वो हमारे पास एक एसिड है। और जो बाकी जो है NH4 ये आर्सेनियस एसिड नहीं है, बल्कि ये कंजुगेट एसिड होता है किसका, NH3 का, अमोनिया का। SO3 ये एसिडिक ऑक्साइड तो है, लेकिन ये एसिड इटसेल्फ नहीं है, बल्कि ये जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। तो इसलिए ये ऑक्साइड तो है, एसिडिक ऑक्साइड तो है, लेकिन ये एसिड नहीं है। और ये वैसे न्यूट्रल है, तो ये ना ही आर्सेनियस के मुताबिक, ना ही जो ब्रोंस्टेड लोहरी है उनके मुताबिक, ना ही ये एसिड है, ना ही ये बेस है, बल्कि ये एक न्यूट्रल सब्सटेंस है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, कहता है कि हाउ डज कैल्शियम मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, कि कैल्शियम मेटल का डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ आपने रिएक्शन बताना है। तो ये किस तरीके से रिएक्ट करता है कि कैल्शियम जब H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो ये कैल्शियम सल्फेट के में कन्वर्ट होता है, और साथ ही जो है ना हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो सिंपल आपने इसका यही लिखना है कि कैल्शियम रिएक्ट विद द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म कैल्शियम सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस, और इसकी नीचे एक को ये लिख देनी है, तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है कि विच साल्ट इज फॉर्म्ड व्हेन HCl रिएक्ट विद बेरियम कार्बोनेट, जब HCl जो है ना बेरियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सा साल्ट जो है ना वो बनता है। तो इसका रिएक्शन देखते हैं हम कि बेरियम कार्बोनेट को जब HCl के साथ रिएक्ट करवाया गया तो बेरियम क्लोराइड का जो साल्ट है वो हमारे पास वजूद में आता है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है जो कि एवेपोरेट हो जाती है। तो इसका भी आपने ऐसे ही करना है कि थोड़ा सा ऊपर जो है इसकी स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख के नीचे उसकी इक्वेशन लिख देनी है, तो ये आपके पास जो है ना कंप्लीट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को हम देखते हैं। कहता है कि हाउ विल यू जस्टिफाई दैट बल्कि HSO4 नेगेटिव इज ब्रोंस्टेड लोहरी एसिड, ये आप किस तरीके से बताओगे, जो ये जो है HSO4 नेगेटिव ये ब्रोंस्टेड लोहरी के मुताबिक जो है ना ये एसिड है। तो ब्रोंस्टेड लोहरी के कंसेप्ट के मुताबिक जो है ना ये वो सब्सटेंसेस या वो स्पीशीज जो कि H+ आयन को डोनेट करती हैं तो वो हमारे पास एसिड्स होती हैं। तो सिमिलरली इसको जब किया गया जो है इसकी जब आयोनाइजेशन की गई, यानी कि ये जब किसी रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा था तो इसके पास एबिलिटी थी कि ये H+ आयन को डोनेट कर रहा था। तो इस वजह से जो है ना ये भी उसके अंदर लाई कर रहा था। आपने क्या कहना है कि अब ब्रोंस्टेड लोहरी एसिड इज अ सब्सटेंस दैट डोनेट प्रोटॉन। ब्रोंस्टेड लोहरी के मुताबिक एसिड वो होगा जो कि प्रोटॉन डोनेट करेगा। अब इसने जो है ना ये जो शर्त थी वाटर वाली उसको जो है ना एलिमिनेट कर दिया था। इन्होंने कहा था कि जो सिंपली एसिड वो होगा जो कि प्रोटॉन डोनेट कर सकता है। तो HSO4 नेगेटिव के पास जो है ना H+ आयन देने की एबिलिटी थी, ये साथ में जो है ना सल्फेट आयन बना रहा था और H+ आयन को भी एक H+ आयन भी रिलीज कर रहा था। तो इसीलिए इसके अकॉर्डिंग भी ये क्या हो गया, ब्रोंस्टेड लोहरी एसिड हो गया। तो मेन बात यही थी कि आपने उसकी डेफिनेशन लिखनी थी और साथ में जो है ना इसकी इक्वेशन लिखनी थी, और उससे प्रूफ हो जाएगा कि ये H+ आयन जो है ना डोनेट कर रहा है। तो यही इसका आंसर है, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है कि वाई इज HCl नॉट एडिबल, कि HCl जो है ना एडिबल क्यों नहीं है, यानी कि इसको हम खा या पी क्यों नहीं सकते। आल्दो इट इज प्रेजेंट इन द स्टमक, जबकि ये हमारे स्टमक में ऑलरेडी मौजूद है, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड, और ये खुराक को हजम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है। तो इसमें वही बात भी आ जाती है जो मैंने आपको जो है ना लेक्चर पढ़ाते वक्त आपसे एक क्वेश्चन किया था कि ये जो जब इसकी जो है ना एक्सेस में रिलीज हो जाता है HCl, तो तब तो हमें एसिडिटी फील होती है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन के अंदर ये जो है ना ही स्टमक की वॉल्स को जो है ना डैमेज करता है, ना ही किसी और आर्गन को जो है ना डैमेज करता है। तो इसका आंसर क्या है कि जो स्टमक होता है हमारे पास उसके अंदर जो है ना म्यूकस की थिक लाइनिंग होती है,
यानी कि म्यूकस की वाल्स के साथ जो है ना HCl का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो रहा होता। अगर किसी तरीके से वो जो है ना म्यूकस की वॉल जो है ना वो टूट जाए तो तब ये म्यूकस की स्टमक की जो दीवारें होती हैं उसको नुकसान पहुंचाना शुरू हो जाता है और इसकी वजह से अल्सर भी हो जाता है। तो यही बात वो यहाँ पे पूछ रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन को आंसर करने से आपको उसका आंसर भी मिल जाएगा। तो इसका क्या है कि ये एडिबल इसलिए नहीं है क्योंकि ये जब हम इसको ड्रिंक करेंगे तो ये जैसे जैसे जाएगा ये सारी स्किन को जला देगा, लेकिन स्टमक के अंदर ये इसलिए नहीं उसको जलाता या उसको जो है ना बर्न नहीं करता क्योंकि उसके अंदर थिक लाइनिंग होती है। तो यही इसका आंसर आएगा। मजीद देखते हैं क्या कहता है कि इन अ स्टमक HCl इज प्रेजेंट इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट। पहली बात तो ये है कि इसकी मिकदार इतनी ज़्यादा नहीं होती एंड इज मिक्सड विद द म्यूकस फॉर द प्रोटेक्शन, और ये म्यूकस के साथ जो है ना मिक्सअप होता है प्रोटेक्शन के लिए, यानी कि ये हिफाजत में होता है कि म्यूकस जो है ना इसको प्रिवेंट करता है डायरेक्ट जो है ना स्टमक की वॉल के साथ कांटेक्ट में आने से। इफ टेकन डायरेक्टली, अगर ये डायरेक्टली ले लिया जाए, कॉन्सेंट्रेटेड HCl इज टू स्ट्रॉन्ग एंड क्रोसिव, ये इतना खतरनाक है, इट कैन डैमेज द माउथ, फूड पाइप एंड स्टमक लाइनिंग, ये हर चीज जो है ना उसको जला के रख देगा। सो इट इज नॉट एडिबल। कहते हैं कि सल्फ्यूरिक जो HCl है हमारे पास, अगर हाथ के ऊपर गिर जाए तो उसको उसके अंदर सुराख करने की भी एबिलिटी रखता है, यानी कि इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है ये। नेक्स्ट देखते हैं इसके कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्सेज। कहता है कि व्हाट केमिकल नेम विल यू गिव टू द सोप एज अ कंपाउंड। जो सोप है उसको आप कौन सा नाम दोगे? तो इसका आंसर देखते हैं। कहता है कि सोप इज फॉर्म्ड व्हेन अल्कलीज रिएक्ट विद द फैटी एसिड बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पोनिफिकेशन। स्पोनिफिकेशन के प्रोसेस से जो है ना फैटी एसिड के साथ जब ये रिएक्ट करती है अल्कलीज जो है, वो जो प्रोसेस होता है उसको स्पोनिफिकेशन कहते हैं और उसके नतीजे में हमारे पास सोप बनता है। केमिकली इट इज अ सोडियम और पोटाशियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। दरअसल ये क्या होता है कि ये एक फैटी एसिड का पोटाशियम या फिर सोडियम का साल्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल कहता है कि सोडियम स्टीरेट, जो कि इसका ये फार्मूला है, इज अ कॉमन सोप, ये एक सोप है। सो जनरल नेम ऑफ द सोप इज सोडियम और द पोटाशियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड। तो इसका जनरल नेम क्या होगा? सोडियम या फिर सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड या फिर पोटाशियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड। तो इस तरीके से जो है ना ये एक केमिकल रिएक्शन स्पोनिफिकेशन का होता है और उसके नतीजे में जो है एक सोप वजूद में आता है। तो इसका अगर रिएक्शन आप लिखना चाहो तो कुछ इस तरीके से बनेगा। अब मेरे पास प्रॉपर तो लिखा नहीं जाएगा, आप थोड़ा सा गुजारा चला लो। इसके साथ जो है ना कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड होता है जिसको हम कार्बोनेट ग्रुप कहते हैं, और साथ में जो है ना OR। ठीक है, इसका जब रिएक्शन होता है NaOH के साथ करवा लो आप, तो ये R का मतलब कोई भी जो है ना लॉन्ग चेन ऑफ अल्काइल ग्रुप हो सकती है। अब यहाँ पर इस केस में क्या है, C17H35, ये जो है ना स्टेरिक एसिड होता है जो कि एक फैटी एसिड है। तो ये यहाँ पर जो है ना ये लगा हुआ है, और साथ में जो है ये कार्बोनेट आइन, और इसके साथ असल में ये क्या होता है, हमारे पास ये एस्टर होते हैं। तो जब ये इसके साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, इस अल्काइल ग्रुप की जगह जो है ना ये आ जाता है, यानी कि सोडियम या पोटाशियम आयन आ जाता है यहाँ पे, और ये एक जो है ना सोप बन जाता है जिसको कहते हैं कि सोडियम या फिर साल्ट बन जाता है जिसको सोडियम या फिर पोटाशियम साल्ट कहेंगे इसके अकॉर्डिंग। और साथ में जो है ना ROH रिलीज होता है जो कि एक एस्टर होता है, बल्कि अल्कोहल होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। कहता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ अ ड्रॉप ऑफ एन एसिड वाटर इज नाउन टू आयोनाइज एज फॉलो। तो किसी एसिड की मौजूदगी में जो है ना एक वाटर जो है वो इस तरीके से आयोनाइज होता है, यानी कि H+ आयन और OH नेगेटिव आयन में टूट जाता है। इन योर ओपिनियन विच नेम विल बी सूटेबल फॉर वाटर। कह रहे वाटर के लिए कौन सा नाम जो है ना सूटेबल होगा, एसिड, बेस या फिर दोनों ही।
तो इसका पहले भी मैंने आपको बताया कि ये एम्फोटेरिक होता है, यानी कि ये न्यूट्रल जो है, ये एक न्यूट्रल स्पीशीज है, ना ही ये एसिड होता है ना ही ये बेस होता है। हाँ, जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये बेस के तौर पर एक्ट करता है, और जब ये बेस के साथ रिएक्ट करता है तो ये एसिड के तौर पर एक्ट करता है। यानी कि एसिड के साथ जब ये रिएक्शन करेगा तब ये OH आयन देगा, और जब ये बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो ये H+ आयन देगा। कह रहा है कि एज एन एसिड, यानी कि जब ये बेस के साथ रिएक्शन कर रहा होता है तो ये एसिड के तौर पर काम कर रहा होता है। इट कैन डोनेट H+ आयन, तो ये H+ आयन दे सकता है एज अ बेस, और जब ये एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा होता है तो ये एज अ बेस एक्ट कर रहा होता है, और ये हाइड्रोक्सल आयन जो है ना वो प्रोवाइड कर सकता है। Therefore वाटर इज कॉल्ड एम्फोटेरिक सब्सटेंस। इसी वजह से जो वाटर है वो क्या है, एम्फोटेरिक है। इट शोज बोथ द एसिडिक एंड बेसिक नेचर, ये दोनों नेचर शो करता है। तो यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कहता है कि व्हाई डज सोडियम कार्बोनेट बिहेव लाइक अ बेस इन वाटर। ये सोडियम कार्बोनेट जो है ना ये वाटर में एज अ बेस क्यों बिहेव करती है। कहता है कि सोडियम कार्बोनेट इन वाटर गिव्स कार्बोनेट आयन, ये कार्बोनेट आयन देती है। दीज आयन्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म OH आयन्स। अब जब ये जो कार्बोनेट आयन होता है जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये जो है ना हमारे पास हाइड्रोक्सल आयन देता है, और साथ में कार्बोनेट बाइकार्बोनेट आयन मिलता है HCO3। तो इस वजह से जो है ना OH नेगेटिव आयन देने की वजह से इसको हम बेस कह रहे हैं। तो यही इसका आंसर है कि सिंस इट इंक्रीज हाइड्रोक्सल आयंस कंसंट्रेशन इन वाटर, इसकी मौजूदगी से जो है ना हाइड्रोक्सल आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, तो इस वजह से ये जो है ना बेस के तौर पर एक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है कि इज NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट अ बेस आर एन एसिड, जस्टिफाई योर आंसर। कहता है कि ये एसिड है या फिर बेस है। अगर ये बेस है तो वो बताएं, अगर ये एसिड है तो वो भी प्रूव करें। अपने आंसर को जो है ना आप प्रूव करें, यानी कि जस्टिफाई करें, साबित करें किस तरीके से ये एसिड या फिर बेस है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट ये एम्फोटेरिक होता है। मतलब क्या है इसका कि ये बोथ यानी कि वाटर की तरह ये भी रिएक्ट करती है, कि जब ये बेस के तौर पर एक्ट करती है तो ये इट रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म साल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये साल्ट बनाती है, साथ में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करती है। एज अ वेरी वीक एसिड, एक वीक एसिड के तौर पर जो है ना इट कैन डोनेट प्रोटॉन फ्रॉम द बाइकार्बोनेट आयन। ये बाइकार्बोनेट आयन से जो है ना प्रोटॉन को भी डोनेट कर सकती है, जहाँ जिस तरीके से हमने यहाँ पर देखा था, जो हमारे पास एक बाइकार्बोनेट आयन बन रहा था। कार्बोनेट आयन जब वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा था तो वो बाइकार्बोनेट आयन बना रहा था। अब जब ये बाइकार्बोनेट आयन टूटेगा अलग से जो है ना ये कार्बोनेट आयन और साथ में जो है ना H+ आयन में टूट जाता है। तो इसकी वजह से जो है ना ये एज अ वीक एसिड के तौर पर भी एक्ट करती है। तो दोनों बातें प्रूव हो गई कि ये बेस के तौर पर भी एक्ट करती है। तो वो किस तरीके से कि ये H+ आयन दे रही थी और साथ में साल्ट बना रही थी, और इस तरीके से जो है ना एज अ वीक एसिड के तौर पर किस तरीके से काम कर रही है कि ये कार्बोनेट आयन और साथ में H+ आयन दे रही थी। तो H+ आयन डोनेट करने की वजह से ये एसिड के तौर पर भी प्रूव हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ कंसंट्रेटेड एसिड। एक स्ट्रॉन्ग एसिड और कंसंट्रेटेड एसिड में क्या फर्क है। स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता है जो कि कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है, और जो कंसंट्रेटेड एसिड होता है मतलब कि उसमें जो है ना उसकी कंसंट्रेटेड का मतलब होता है कि वो डाइल्यूट फॉर्म में नहीं है, यानी कि वाटर की कंसंट्रेशन उसमें कम होती है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, इज द वन दैट आयोनाइज कम्प्लीटली इन वाटर। जब इसको वाटर में डिजोल्व किया जाता है तो ये कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाता है, आयोनाइज हो जाता है, अपने आयंस में टूट जाता है। जैसा कि HCl, HNO3, H2SO4 ये जब डिजोल्व होते हैं तो ये H+ आयन में, और ये क्लोराइड आयन, ये नाइट्रेट आयन और ये सल्फेट आयन में टूट जाता है। इट्स स्ट्रेंथ डिपेंड ऑन द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। अब स्ट्रॉन्ग एसिड का पता इसी आयोनाइजेशन से ही चलता है। जो ज़्यादा जो है ना कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं हम उनको स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं, और जो ज़्यादा आयोनाइज नहीं होते उनको हम वीक एसिड्स कहते हैं। जबकि कंसंट्रेटेड एसिड जो है ना रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ एसिड डिजॉल्व्ड इन वाटर। ये वाटर के अंदर कितना एसिड डिजॉल्व है ये उसको बताता है। एक कंसंट्रेटेड होता है और एक डाइल्यूट होता है, यानी कि जो जिसमें वाटर की जो यानी कि सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है उसको हम डाइल्यूट एसिड कहते हैं, और जिसमें जो है ना इसकी
वाटर की कंसंट्रेशन कम या फिर जो एसिड की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होती है प्रोपोर्शन के लिहाज से, तो उसको हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेटेड एसिड कहते हैं। यानी कि जो उसकी कंसंट्रेशन होती है एसिड की वो ज़्यादा हो जाती है इस केस में। कह रहा है फॉर एग्जाम्पल डाइल्यूट HCl कैन स्टिल बी स्ट्रॉन्ग। अब वो इन दोनों में फ़र्क बता रहा है कि ये जो है ना स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि HCl जो है वो कह रहा है कि ये स्टिल स्ट्रॉन्ग होगा वाइल कंसंट्रेटेड एसिटिक एसिड जो कि वीक एसिड होता है। एक वीक एसिड की निस्बत जो चाहे कंसंट्रेटेड भी हो उसकी निस्बत जो एक स्ट्रॉन्ग यानी कि एक स्ट्रॉन्ग और डाइल्यूट भी होगा तो वो ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो मतलब क्या हुआ कि एसिड की जो एसिडिटी है वो उसके स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड कर रही है कि उसकी आयोनाइजेशन कितनी हो रही है, ना कि उसकी कंसंट्रेटेड होने पर या फिर डाइल्यूट होने पर। असल में उसकी जो कंसंट्रेटेड या फिर डाइल्यूट कंडीशन जो होती है वो उसकी जो है ना मोलर कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। जो डाइल्यूट होता है उसमें कंसंट्रेशन कम होती है और कंसंट्रेटेड में जो है ना एसिड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। स्ट्रॉन्ग एसिड जो होगा वो फिर भी स्ट्रॉन्ग रहेगा कंसंट्रेटेड एसिड से भी ज़्यादा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने इसकी एक्सरसाइज को भी कवर कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अगर आपको फिर भी इसमें कोई पॉइंट भी समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।